गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं क्लास के एसएस विषय में आज हम तीसरा पाठ कर रहे हैं, दिल्ली के सुल्तान। तो दिल्ली के सुल्तानों में हम देखते हैं, सबसे पहले राजपूत वंश में के तोमर शासक अनंगपाल ने यहाँ पर 1130 से 1145 तक शासन किया। उसके बाद चौहान आए, पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 1175 से और 1192 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद तुर्की शासक ने अपने शासन की यहाँ पर नींव रखी और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इनका शासनकाल रहा। उसके बाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इनका शासन रहा। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने भी 1236 से 1240 तक शासन किया। गयासुद्दीन बलबन, जिन्होंने 1266 से 1287 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद खलजी वंश की नींव रखी गई। खलजी वंश में जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। जलालुद्दीन खलजी 1290 से 1296 तक और अलाउद्दीन खलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक इनका शासन रहा। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 1324 ईस्वी तक, मोहम्मद तुगलक ने 1324 से 1351 ईस्वी तक, फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद यहाँ पर सैयद वंश की स्थापना हुई। सैयद वंश के खिज खान ने 1414 से 1421 ईस्वी तक, लोदी वंश में बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन किया। तो ये दिल्ली के शासक और उनके शासनकाल को हमने जाना। इसके बाद हम जानते हैं कि इन शासकों के शासनकाल की जानकारी इतिहासकारों को कहाँ से प्राप्त हुई। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में उस समय के अभिलेख, वहाँ के सिक्के और भवन निर्माण कला की सहायता से ही इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत के शासकों और उनकी जीवन शैली को जाना। इसके अलावा उस समय के लेखकों के द्वारा लिखी हुई तवारीख, जिनमें उस समय के सुल्तानों के शासनकाल की जानकारी मिलती थी, जो कि फारसी भाषा में लिखे जाती थी। तो इनके भी जो ये तवारीख लिखी जाती थी, इनसे भी उस समय के इतिहास को जानने में काफ़ी मदद मिलती है। तवारीख के जो लेखक होते थे वे राजा के दरबार में सचिव होते थे। कवि या दरबारी के रूप में वे कार्य करते थे। लेखन कला के साथ साथ वे राजा को प्रशासन संबंधी जानकारी भी देते थे। तो ये जो तवारीख के लेखक होते थे, इनको केवल राजा के शासनकाल की ही जानकारियां होती थी। केवल राजा और राजदरबार की या राजधानी के विषय में ही वे लिखते थे। इसका कारण यह है कि एक तो वे शहरों में रहते थे, राजधानी में राजा के नज़दीक रहते थे। तो जो उस समय की जनता होती थी, जनजीवन होता था, उनकी खासतौर पर देहाती जनजीवन की उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी। गांव से उनका कोई संबंध नहीं होता था। तो वे केवल शहरों में होते थे, ज़्यादातर राजधानी में रहते थे। इसीलिए केवल वहीं के जनजीवन की जानकारियां वे अपने लेख में देते थे। तो उस समय के उनके लेखों से वहाँ के देहाती जनजीवन की जानकारी का पता हमें नहीं लगता है। इसका एक अन्य कारण यह है कि वे राजा के निकट ज़्यादा इसलिए रहते थे और राजा की ही प्रशंसा में, उनके शासनकाल की उनकी प्रशंसा करते रहते थे कि उनको राजा से अधिक इनाम पाने की उम्मीद रहती थी। इसीलिए वे उन्हीं की प्रशंसा में अपने लेख लिखते थे और शासन करना राजा का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे कि राजा जो कि अब उस जो वंश में पैदा हुए हैं
एक कुलीन वंश में पैदा होने के कारण शासन करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इस प्रकार से वे राजा को ऐसी सलाह देते थे और लिंग भेद की नीति में भी काफी विश्वास करते थे। नारी को कमजोर मानते थे और शासन संबंधी कार्यों में नारी का दखल करना, हस्तक्षेप करना उनको पसंद नहीं था। तो यही कारण है कि 1236 ईस्वी में जब सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी तो इतिहासकारों को यह बात पसंद नहीं आई और उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज, उस समय के प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे? मिन्हाज-ए-सिराज। मिन्हाज-ए-सिराज ने यह बात तो स्वीकार की है कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों से योग्य थी और अधिक कुशल थी, लेकिन फिर भी एक स्त्री होने के नाते वे उनको शासक रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। उनको एक शासक बनना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिंग भेद काफी था। हालांकि रजिया सुल्तान की तरह ही अन्य कई शासिकाएं उस समय में थी। तो हम देखते हैं कि वहाँ के अभिलेख और सिक्कों से हमें पता जैसे ये लगता है कि उस समय रुद्रमा देवी जो काकतीय वंश की थी और वो भी उस समय की ही एक शासिका रही थी, जो कि आज जो आंध्र प्रदेश है उस समय के वारंगल, तो उस समय वारंगल क्षेत्र की वो शासक थी। उनके अलावा कश्मीर की भी जैसे एक शासिका थी, कश्मीर की शासिका थी रानी दिद्दा। तो इनसे पता लगता है कि रजिया सुल्तान, रानी दिद्दा और रुद्रमा जो देवी ये जो शासिका थी, तो उस समय स्त्रियां भी शासक के पद पर जैसे कार्य करती थी, परंतु उस समय के इतिहासकारों या अन्य जो प्रशासक थे उनको ये सब पसंद नहीं था। आगे हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के विस्तार कैसे हुआ और गैरिसन शहर क्या थे। तो दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों ने गैरिसनों की स्थापना की थी। गैरिसन क्या होते हैं? गैरिसन जहां पर सेना की टुकड़ियां, जो सेना की रक्षक टुकड़ियां होती हैं, वहां की जैसे राज्य की जो रक्षा करती हैं, तो उनके निवास स्थान को गैरिसन बोला जाता है, जो कि मजबूत किलेबंदी के अंदर रहती हैं। तो ये जो गैरिसन शहर थे, इनके आसपास और नगर जो बसे हुए थे, जैसे उनमें किसान होते थे या और अन्य कारीगर होते थे, जहां से सेना को अनाज या अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे मिलती थी और उनसे जो लगान या कर वसूल किया जाता था, उसी से ही उस सेना को वेतन दिया जाता था। तो इस प्रकार से गैरिसन की स्थापना हुई थी। 13वीं शताब्दी में गैरिसनों की स्थापना की गई थी। तो गैरिसनों की भीतरी सीमा में वे ही शहर या गांव आसपास के क्षेत्र आते थे जो उनके पास बसे हुए थे और जिनसे गैरिसनों की मतलब उनके मांगें पूरी होती थी। जैसे कि किसान अनाज देते थे, अन्य कारीगरों से उनको अन्य वस्तुएं मिलती थी और किसानों से मिलने वाले कर से ही उनको वेतन मिलता था। दूसरे जो सल्तनत की बाहरी सीमा होती थी, तो इनमें वे शहर या वे क्षेत्र आते थे जो गैरिसनों की पृष्ठभूमि से दूर थे। दूर बसे हुए क्षेत्र उनकी सल्तनत की बाहरी सीमा होती थी। तो ये जो बाहरी सीमा होती थी, इनमें कई बार तो खराब मौसम के कारण या कुछ अन्य जैसे काफी दूर होने के कारण वहां पर सल्तनत का नियंत्रण कम होता था, जिसके कारण वहां के लोग बगावत
भी करते रहते थे और थोड़े से ही असंतुष्ट होने पर वे विद्रोह का झंडा जैसे खड़ा कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। शासक को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदारों से भी चुनौती मिलती थी। अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर जो कि लुटेरे होते थे, वहां के मंदिरों को लूट लूट कर ले जाते थे। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी ऐसे ही जैसे लुटेरे थे। तो इस प्रकार हमने उस समय की सल्तनत के बारे में जाना। तो इसके बाद हमने जैसे आगे पढ़ा था ना पर कि गयास जैसे पहले तो इल्तुतमिश थे, उसके बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान और उसके बाद कौन आए थे? गयासुद्दीन बलवन। तो गयासुद्दीन बलवन के काल में जैसे दिल्ली सल्तनत का काफी विस्तार हुआ और अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में तो इनकी सीमाओं का और अधिक विस्तार हुआ। दिल्ली सल्तनत की भीतरी सीमाओं को बढ़ाया गया। इसके लिए वहां के नजदीक जो जंगल थे उनको काटकर भूमि को साफ करके कृषि योग्य बनाया जाने लगा। वहां पर अन्य बस्तियां जैसे स्थापित होने लगी और वहां पर जो चरवाहे रहते थे जो कि अपने पशु चराते थे उनको वहां से खदेड़ दिया गया। इन वनों को से जो लकड़ी काटी गई उसको इमारतों के निर्माण में काम में लिया गया या महंगी जो लकड़ी थी उनकी तस्करी की जाने लगी। तो इस प्रकार से जैसे भीतरी सीमाओं को, गैरिसनों की भीतरी सीमाओं का विस्तार किया गया। बाहरी सीमाओं का विस्तार अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में हुआ। अलाउद्दीन खलजी जिन्होंने सैनिक अभियान आरंभ करके युद्धों के द्वारा बाहरी सीमाओं का विस्तार किया। इसके बाद मोहम्मद तुगलक के समय में ये विस्तार चरम सीमा पर पहुंचा। उन्होंने और अधिक विस्तार किया और उन्होंने अपनी सेना में हाथी, घोड़े, दास आदि जो ये लिए और दूसरे राज्यों को जीत कर भी वे उनसे हाथी, घोड़े, दास, मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में करने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जैसे विकास होता गया, इसका विस्तार होता गया। धीरे धीरे इसकी सेनाओं का भी विकास हुआ। दिल्ली सल्तनत की सेनाएं जो पहले शुरुआत में कुछ कमजोर होती थी, लेकिन 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राजकाल में वे काफी सशक्त बन गई थी। दूर दूर तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और वहां से उन्होंने दूसरे जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया उन तो कर वसूल करने लगे थे उनसे। वहां से लूट जैसे धन लूट कर, अन्य सामान जैसे लूट कर अपना खजाने को भरने लगे थे। तो यहाँ पर हमने आज इतना ही किया हूँ।